आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट्स, सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। तो इस कंपटीशन लॉ में कहीं पे भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम सेक्शन 3 के जरिए समझेंगे कि क्या होते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स और वो किस तरह से मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सेक्शन 3 का क्लॉज 1, no enterprise or association of enterprise or person or association of person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. अब क्या है ये appreciable adverse effect on competition, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सब क्लॉज 2 बताता है कि एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉइड। अब हम देखेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1। फर्स्ट इज दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो एक कन्वेंशनल डेफिनेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है उसे तो कंसिडरेशन में ले ही रहा है, बट उसके अलावा भी जो और तरह के डिसीजंस होते हैं वो भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और सेकेंड कंडीशन है एग्रीमेंट शुड कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। अब ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये भी कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स है जो कि सेक्शन 19 में बताए गए हैं। अब हम देखेंगे ये जो फ्रेज है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया, इसको किस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है कि कौन से फैक्टर्स कंसिडरेशन में लिए जाए टू डिटरमाइन दैट इट इज कॉजिंग रेस्ट्रिक्शन टू द कंपटीशन इन इंडिया। ये डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 3। So there are 6 such factors and now we'll discuss those. So first is creation of barriers to new entrants in the market. कोई भी अगर न्यू एंट्रेंट मार्केट में आना चाहता है और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं वो कोई बैरियर क्रिएट करे तो वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स बन जाता है। ऐसे ही इफ यू आर ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट या फिर फोरक्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट। तो ये जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स है ये एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के अंडर आते हैं। देन नेक्स्ट इज अक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, improvement in production or distribution of goods or services, or promotion of technical, scientific and economic development by means of production or distribution of goods or provisions or services. तो ये जो लास्ट के 3 फैक्टर्स है आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो ये आपको प्रो लगेंगे, प्रो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं ये कि कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन अगर ये प्रो है या एंटी है ये केस टू केस देखा जाता है जो कि काम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। अभी हमने सेक्शन 19 क्लॉज 3 में देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडरेशन में लिए जाते हैं टू डिटरमाइन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये हमने लिमिटेड पर्पस के लिए अभी देखा है, आगे हम वापस उस सेक्शन पे जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन 3 का सब क्लॉज 3। अभी तक हमने एक जनरल स्कोप डिस्कस किया है कि कौन सी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं वो जो कि वॉइड होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि वॉइड होते हैं। तो 2 टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स एंड वर्टिकल एग्रीमेंट्स। ये दोनों एग्रीमेंट्स कहीं डिफाइन नहीं किए गए हैं इस एक्ट में, लेकिन ये जो सब क्लॉजेस हैं ये एक तरह से उन्हीं एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो सेक्शन सब क्लॉज 3 है ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स की बात करता है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 3, any agreement entered into between enterprises or association of enterprises or persons or association of persons or between any person and enterprise or practice carried on or decision taken by any association of enterprise or association of persons including cartels engaged in identical or similar trade of goods or provision of services। तो बेसिकली ये बात करें हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स की। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स कुड बी अंडरस्टूड एज बिटवीन 2 or more enterprises that are at the same stage of the production cycle and are in the similar market,
This could be between two wholesalers, two manufacturers, two producers who are operating in the similar market and dealing with the similar products or identical products. तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली प्रिज्यूम कर रहा है दैट इफ यू फॉल अंडर एनी ऑफ दीज सब हेडिंग्स ए बी सी डी then you are causing an appreciable adverse effect on competition in India. There is a shall presumption, which means that the onus is on the business to prove that the agreement between the businesses doesn't fall under any of these anti-competitive practices. Now we'll see what are these anti-competitive practices which are horizontal agreements. So first is directly or indirectly determines purchase or sale prices. That is, if two businesses directly or indirectly have an agreement as to what would be the price of a product, then they will come under this anti-competitive practice and are making an horizontal agreement between them. Second is limits or controls production, supply market, technical development, investment, or provision of services. So, if two parties make an agreement with respect to the quality or the quantity of the product, for example, if two businesses A and B decide that only 100 watches would be produced in a month, then they are restricting the production, which in turn would raise the price of the product. Then next is shares the market or sale or source of production or provision of services by way of allocation of geographical area of market or type of goods or services or number of customers in the market or any other similar way. So this could be understood as ki if there are two players in the market, A and B, who sell a watch, and A decide that ki I will not sell in Gurgaon, and B decides that I will not sell in Delhi. They have an agreement with respect to this. So now what would happen is ki it would diminish the choice of the buyer, because now I as a buyer cannot buy the watch that is sold in Gurgaon. Next is directly or indirectly results in bid rigging or collusive bidding. Now let's understand what is bid rigging or collusive bidding. It has been explained, there is an explanation down. Let's see that. For the purpose of this subsection, bid rigging means any agreement between enterprise or persons referred to in subsection 3 engaged in identical or similar production or trading of goods or provision of services which has the effect of eliminating or reducing competition for bids or adversely affecting or manipulating the process for bidding. तो बेसिकली बिडिंग में दो पार्टीज ऑलरेडी डिटरमाइन कर लेती है कि बिड की वैल्यू क्या होगी. इसके काफ़ी तरीके होते हैं. Parties collude and make an agreement. For example, they decide that they will submit identical bids or they will not compete against each other, and due to this the competition is affected. अब हम बात करते हैं ओनर्स की. अगर आप इनमें से किसी भी प्रोविजन में फॉल करते हैं, ए बी सी डी में से आपने किसी और बिजनेस के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया है या कोई डिसीजन लिया है. यहाँ पे 3 टर्म्स हैं: एग्रीमेंट, डिसीजन टेकन एंड प्रैक्टिस कैरिड ऑन. अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है जो कि इन चारों प्रोविजंस में फॉल कर रहा है, तो ओनस आपके ऊपर होगा to prove that you are not covered under anti-competitive practices and you have not made a horizontal agreement that would affect the competition in India. So there is a shall presumption in this provision. अभी की और देखने वाली बात है कि सब क्लॉज 1 में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एग्रीमेंट की, एनी एग्रीमेंट, लेकिन सब क्लॉज 3 में हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट, प्रैक्टिस कैरिड ऑन एंड डिसीजन टेकन बाय. तो जो क्लॉज 3 है ये बेसिकली 3 चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. इसका बस मतलब यही है कि अगर कि आपका कोई पहले से कोई एग्रीमेंट या प्रैक्टिस चलती आ रही है जो कि एंटी कम्पिटिटिव है, तो उसमें भी आपकी कंसेंट है और वो भी इसमें कवर्ड होगी. इसका जो प्रोवाइजो है वो एक एक्सेप्शन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे.
जब हम इसका 5th क्लॉज डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं 3 सब क्लॉज 4 पे, जो कि बात करता है वर्टिकल एग्रीमेंट्स की। सेक्शन 3 सब क्लॉज 4, any agreement amongst enterprises or persons at different stages or levels of the production chain in different markets in respect of production, supply, distribution, storage, sale or price of or trade in goods or provision of services, including. So there are 5 types of such agreements which we'll discuss. uh, Firstly, let me tell you, ये जो अभी हमने पढ़ा, this is basically describing vertical agreements. Vertical agreements are basically an agreement between non-competitive undertakings which are operating at different levels of the supply chain and the production process. So this could be between manufacturer, retailers, and or between producers and wholesalers, or between producers, wholesalers, and retailers. These agreements could exist between different levels. So basically, it is a vertical level in the chain, if you see, and that's why it is called vertical agreements. So there are 5 types which are given in this provision: tie-in arrangement, exclusive supply agreement, exclusive distribution agreement, refusal to deal, resale price maintenance. Shall be an agreement in contravention of subsection 1 if such agreement causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India. तो ये जो फ्रेज है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अंडर 19 क्लॉज 3। अगर हमें ये देखना है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि सच एन एग्रीमेंट इज कॉजिंग एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो वो फैक्टर्स हमें 19 क्लॉज 3 में दिए गए हैं, जो कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर करती है ये पता करने के लिए कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कोई एंटरप्राइज कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे भी वही फैक्टर्स कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। फिर है एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में ये जो हमने 5 टाइप्स अभी ऊपर पढ़े, इनकी डेफिनेशन दी गई है। द फर्स्ट इज tie-in arrangement. Includes, A is tie-in arrangement. Tie-in arrangement includes any agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods. तो पहले देखिए यहाँ पे वर्ड इंक्लूड्स यूज किया गया है, जो कि आगे की हर एक्सप्लेनेशन में है। इंक्लूड्स देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि इसके अंदर सारी तरह की टाई-इन अरेंजमेंट्स कवर की जाएंगी। तो अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो कंसिडर कीजिए कि आप मार्केट में एक ट्राउज़र खरीदने जाते हैं और आपको रिटेलर कहता है कि आपको इसके साथ में एक टी शर्ट खरीदनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको नहीं बेचेंगे ये। तो ये एक तरह का टाई-इन अरेंजमेंट है, जो कि एक एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। फिर सेकेंड आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। It includes any agreement restricting in any manner the purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or any other person. तो इसमें क्या होता है कि दो पार्टीज एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि वो उनका ही जो प्रोडक्ट है वो बेचेंगे और किसी का प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। तो ये एक तरह की एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। फिर सी है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। तो ये भी सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग इस तरह का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। सो इट सेज इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal of sale of the goods. Then C is refusal to deal. It includes any agreement which restricts or is likely to restrict by any method the person or classes of person to whom goods are sold or from whom goods are bought. तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर दो बिजनेसेस हैं और वो डिसाइड करें कि जो बिजनेस बी है वो अपने रेडियस के 10 किलोमीटर्स के अंदर अगले 10 साल के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की वॉच है जो कि बिजनेस ए भी बनाता है, वो नहीं बेचेगा क्योंकि बिजनेस ए वहां पे बेचेगा। तो ये एक तरह का रिफ्यूजल टू डील है। Then last is resale price maintenance. It includes any agreement to sell goods or condition that the prices to be charged on the resale by the purchaser
shall be the prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that prices lower than those prices may be charged. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक रीसेल प्राइस पे कंडीशन लगा रहे हैं। आपने एक प्रोडक्ट, मैंने एक वॉच बेची और मैं बायर को कह रही हूँ कि आप इसे इसी प्राइस पे बेचें, या फिर इस प्राइस से मिनिमम प्राइस, एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया गया है और आप इससे कम में बेचें, या एक मिनिमम प्राइस मैं आपको बता रही हूँ आप इससे ज़्यादा में बेचें। तो आप उन पे कंडीशन लगा रहे हैं, आप बायर की रीसेल करने की राइट पे आप एक कंडीशन लगा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस। अब हमने ये जो 5 टाइप की वर्टिकल एग्रीमेंट्स को समझा, अब हमें देखना है कि क्या ये एक्चुअली कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और करते हैं तो इसका ओनस किस पे होगा। तो ये जो वर्टिकल एग्रीमेंट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड इलीगल और वॉइड ओनली इफ दे रिजल्ट इन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपटीशन। और ये देखने का तरीका मैंने आपको भी बताया, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि 19 क्लॉज 3 में दिए गए हैं, जो कि हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन इफ इट इज अफेक्टिंग द कंपटीशन, जो कि काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का देखना। Agreements which fall under Section 3 subclause 4, they shall be judged by rule of reason कि if they actually affect the competition, and which would be seen under 19 clause 3 by the Competition Commission of India. So now we have to also see who has the onus of proof that they have entered into an agreement and it is not affecting the competition. So the onus under section 3 clause 4 lies on the plaintiff who is alleging कि आपने आप competition को affect कर रहे हैं, you have entered into an agreement which is causing an adverse appreciable effect. तो ये जो ड्यूटी है, ओनस है, ये कास्ट होगा अपॉन द प्लेनेटिव। अब इसमें आप देखें कि जो हमने इससे पहले सेक्शन डिस्कस किया था, जो इससे पहले जो सब क्लॉज डिस्कस किया था अबाउट द हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, सेक्शन 3 सब क्लॉज 3, उसमें जो ओनस था दैट वाज ऑन द पर्सन और द एंटरप्राइज हु हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे जो ओनस है वो प्लेनेटिव पे है, जो कि एलिज कर रहा है कि आपने एक ऐसा एग्रीमेंट एंटर किया है। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों सब क्लॉजेस में। अब हम आते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 पे। जो सब क्लॉज 5 है और सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 का प्रोवाइजो है, ये दोनों ही एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनमें से किसी सबसेक्शन में फॉल करते हैं तो आप पे एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं लगेंगी। तो देखते हैं इनमें कौन से वो प्रोविजंस दे रखे हैं। अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। देयर आर two provisions in this section only. First is under subclause 5 and the other is in subclause 3 proviso. So first we'll discuss subclause 5. Let's read it. Nothing contained in this section shall restrict, first, the right of any person to restrain any infringement of or to impose reasonable conditions as may be necessary for protecting any of the rights which have been conferred upon him under. So there are these acts in which exclusive rights are given to the parties, and if they are protected under these acts, then they will not be covered under anti-competitive practices. So first is the Copyright Act, the Patents Act, the Trade and Merchandise Act, or the Trademarks Act 1999, or the Geographical Indication of Goods Act 1999, the Designs Act 2000, the Semiconductors Integrated Circuits Layout Design Act 2000. So if you are covered under any of these acts, then you have been given an exclusive protection, so that if you make an agreement with respect to any of your work under the Copyright Act, or any of an invention under the Patent Act, or any of these acts, you have a exclusive protection under the IPR law. Then you will not be covered under the Competition Act and held liable under anti-competitive practices. Next is the right of any person to export goods from India to the extent to which the agreements relate exclusively to the production, supply, distribution, or control of goods or provision of services for such export. So, if you have a right to export goods from India and you have an agreement with respect
to exclusively for its production, supply, distribution, then such an agreement will not be covered under section 3 in either of the horizontal or vertical agreements, and it will not be void. So these were the exception under subsection 5. Now we'll come to the exception which is given under the proviso of subclause 3. So let's read it. Provided that nothing contained in the subsection shall apply to any agreement entered into by way of joint ventures if such agreement increases efficiency in production, supply, distribution, storage, acquisition, or control of goods or provision of services. So, this proviso clearly states that if you are covered, if you make an horizontal agreement as under subclause 3, all these agreements are horizontal agreements. So, if you have any such agreements under A, B, C, D, where you are either having a limiting the prices or controlling the market or the geographical area or doing bid rigging or collusive bidding, but it is done in a joint venture, and if such agreement is just for the sole purpose of increasing the efficiency of the production, sale, distribution, acquisition, or for any such purpose, then you will not be covered under this subclause 3. And then since you will not be covered under this subclause, then there will not be a shall presumption against you that you are causing an appreciable adverse effect uh, on the competition in India, and you will be protected due to this proviso. So now we have discussed section 3 completely. Let's do a recap. Subclause 1 and 2 provides general prohibitions. It casts a duty on the enterprise to examine the proposal for agreement or any arrangement from long time effect if it is causing an adverse effect on competition in India. Because if it is, then such an agreement or arrangement would be void. Then subclause 3. Subclause 3 is about horizontal agreements that we have discussed in detail. It causes a shall presumption that if you are covered in any of these horizontal agreements, A, B, C, D that we have discussed, then there will be an shall presumption on you, and onus would be on you to prove that you are not doing any such anti-competitive practices. Now we have discussed section 3 completely, so let's do a recap. Section 3, subclause 1 and 2 talks about general prohibitions on anti-competitive practices. It casts a duty on the enterprise to examine the proposal for agreement or arrangement if it has a long time effect on the competition in India. Then subclause 3, which we talked about horizontal agreements. If you are in the same level of the supply chain or distribution and you have made such an agreement or practice carried on or decision taken by, and you have made any such agreement covered in these four provisions, then it shall be presumed to have an appreciable adverse effect on competition. There is an shall presumption, but there is a proviso to it that if such an agreement is made by way of joint ventures and such an agreement increases the efficiency, then in case you are not covered under this section. Then we discussed section 3 clause 4, which was about the vertical agreements, and there were 5 types to it. In this also there is a presumption, but the onus is on the plaintiff who alleges that you have committed such a practice which affects the competition. Then all these types are discussed in detail and in the explanation. Then coming to subclause 5, it is about the exceptions. There are certain exceptions where you will be protected and won't be covered under this section. In the next class, we'll discuss case laws with respect to these horizontal vertical agreements and the exceptions applied to it in detail. 2023 में कंपटीशन एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट आई थी, जिससे काफ़ी सारे सेक्शंस में नए प्रोवाइजोस और प्रोविजंस ऐड किए गए हैं. आइए देखते हैं सेक्शन 3 में क्या ऐड किया गया है. तो पहले सबसेक्शन 3 में आफ्टर द प्रोवाइजो ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया है. Provided further that an enterprise or association of enterprises or a person or association of person, though not engaged in identical or similar trade, shall be presumed to be part of the agreement under this subsection if it participates or intends to participate in furtherance of such agreement. इसका मतलब
इस प्रोवाइजो में एक नई एक्सेप्शन रेज की गई है कि अगर आप आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड में नहीं हैं, स्टिल इट वुड बी प्रिज्यूम कि आप उस एग्रीमेंट का पार्ट थे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है या आप इंटेंड करते हैं टू पार्टिसिपेट इन द फर्दरेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट। आगे देखते हैं सबसेक्शन 4 में ये वर्ड्स ऐड किए गए हैं। एनी एग्रीमेंट अमंग्स एंटरप्राइज और पर्सन की जगह any other agreement amongst enterprises or person including but not restricted to agreement amongst enterprises or person shall be substituted। तो बेसिकली इस क्लॉज को और इंक्लूसिव बनाने के लिए ये वर्ड्स ऐड किए गए हैं। उसके बाद क्लॉज बी में वर्ड सप्लाई की जगह पे वर्ड डीलिंग को सब्स्टिट्यूट किया है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन से पहले एक और प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एन एग्रीमेंट बिटवीन an enterprise and an end consumer। तो अगर आप एक वर्टिकल एग्रीमेंट करते हैं जैसे कि एंटरप्राइज और एंड कंज्यूमर के साथ, तो वो एग्रीमेंट इस सबसेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा। इसके बाद की एक्सप्लेनेशन में जहाँ वर्टिकल एग्रीमेंट्स के टाइप को एक्सप्लेन किया गया था उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली गुड्स के साथ सर्विसेज को ऐड कर दिया गया है हर डेफिनेशन में। देखिए, गुड्स के साथ सर्विसेज ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन डेफिनेशंस को और इंक्लूसिव बनाया जाए। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 5 में। सबसेक्शन 5 में एक जी पॉइंट को ऐड किया गया है विच सेज एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्लॉज 5 में बेसिकली एक्सेप्शंस थी विच आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे एक रेसिडुअरी सेक्शन की तरह ये क्लॉज ऐड किया गया है कि एनी अदर लॉ जो कि आपके आईपीआर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी सेक्शन के अंडर कवर नहीं होगा। तो इसके साथ हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है।